Dear students, let's continue our chapter 3 organizing. Previous lecture में हमने meaning of organizing, features of organizing, importance and advantages of organizing कर लिए थे. Now organizational structure. Organizational structure refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो स्पेसिफिक पैटर्न है रिलेशनशिप का जिसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान क्रिएट किया जाता है. द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस. ये स्ट्रक्चर मैनेजर और एम्प्लॉयज को उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बेसिस प्रोवाइड करवाता है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज फंक्शनल एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड and departments are created on the basis of specific function. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शंस के बेस पे एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर लिया जाता है और उनके लिए डिपार्टमेंट जो हैं वो बना दिए जाते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म किए जाने हैं उनके बेस पे ग्रुप और डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं एक्टिविटीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कामों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुपिंग कर दिया जाता है. ठीक है. उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है. सेल्स एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स एक्टिविटीज़ को सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर ग्रुप कर दिया जाता है. नाउ स्टेबिलिटी. फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ स्टेबल है जहाँ पे वन लाइन प्रोडक्शन होता है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही जैसे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उनकी जो वहाँ फंक्शंस होते हैं जैसे सेलिंग का काम हो गया, परचेजिंग का काम हो गया, उन फंक्शंस के बेस पे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं. सेल एक्टिविटीज़ के लिए सेल डिपार्टमेंट, परचेज एक्टिविटीज़ के लिए परचेज डिपार्टमेंट. तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़. जहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइज की डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ के साथ ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है. नाउ एडवांटेजेस. स्पेशलाइजेशन. बेटर डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड इट्स कंसिक्वेंट बेनिफिट्स. स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को. कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड. एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले पर्सन्स का कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में और वो अपनी जॉब में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. उन्हीं जॉब्स को वो बार बार करते करते उनके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. इट मेक्स द कोऑर्डिनेशन ईजियर एट डिपार्टमेंटल लेवल. डिपार्टमेंटल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बनाना ईजी हो जाता है. हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी. मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है. फोर्थ इज मिनिमाइज द कॉस्ट. इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड दस लोअर कॉस्ट. यानी कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वो कम हो जाते हैं बहुत. ठीक है. तो कॉस्ट जो है उससे मिनिमाइज होती है. डिसएडवांटेजेस.
फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस। अब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है और हर डिपार्टमेंटल हेड अपने अपने लिए काम करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो इग्नोर होने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। हैंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सफर्स। डिफिकल्टी इन इंटर-departmental coordination. All departmental heads work as per their own wishes, which leads to coordination within the department easier, but it makes inter-departmental coordination difficult. ठीक है, तो जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है आपस में बनाना, क्योंकि सब अपने अपने में लगे रहते हैं, अपने अपने लिए काम करते हैं। Hurdle in complete development of employees, because each employee specializes only in a small part of the whole job. अब हर एम्प्लॉय जो है, जो उसे पूरे काम का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है, सिर्फ उसी को बार बार करके वो उसी का स्पेशलाइज बनता है। ठीक है, और दूसरे कामों से वो दूर होता चला जाता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डेवलपमेंट होने में मुश्किल आती है। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। पूरी एंटरप्राइजेस को जो वहाँ मेजर प्रोडक्ट बनाए जाने हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, यानी कि वहाँ मेटल की चीज़ें भी बन रही हैं, प्लास्टिक की भी बन रही हैं और कॉस्मेटिक का सामान भी बन रहा है। ठीक है, तो इनको अलग अलग जो है डिवीज़न कर दिया जाता है, इनका अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। स्टेबिलिटी, अब ये कहाँ कहाँ स्टेबल हैं? फॉर द एंटरप्राइजेज वेयर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट्स की ज़्यादा वैरायटीज़ बनती हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टाटा है, रिलायंस हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। रिलायंस कंपनी भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो उन प्रोडक्ट के बेस पे ये अलग अलग उनका डिवीज़न कर देते हैं। नाउ second point is when an organization grows and needs to add more employees, more departments or introduce new level of management. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ऐड करना चाहती है और डिपार्टमेंट बनाना चाहती है, या फिर मैनेजमेंट के नए लेवल इंट्रोड्यूस करना चाहती है, वहाँ पे भी डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग, डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली, वो अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, इसीलिए वो डिसीजन जो है क्विक और इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर डिवीजन का एक अलग मैनेजर होता है और वो अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड इजीली, यानी कि जो डिवीज़न बना दिए गए हैं, किस डिवीज़न से कितना प्रॉफिट हो रहा है और किस डिवीज़न से कितना लॉस हो रहा है, उनको ईजिली असेस किया जा सकता है। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक ही स्ट्रक्चर है तो उससे ये नहीं पता चलता कि किस तरह के काम से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो प्लास्टिक का सामान भी बना रहे हैं, कॉस्मेटिक का भी बना रहे हैं, प्लास्टिक वाले सामान से कि कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अब जब उसने प्लास्टिक और कॉस्मेटिक के सामान का अलग अलग डिवीज़न कर दिया है, तो दोनों के डिवीज़न से उनके से अलग अलग होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिवीजन्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अगर बिजनेस में कुछ और बढ़ाना है, कोई नया डिवीज़न एक्सपेंड करना है,
तो उसको बिना दूसरे डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए ईजिली ऐड किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक प्लास्टिक का सामान भी बन रहा है, प्लास्टिक का डिवीज़न अलग है उससे रिलेटेड, और दूसरा जो है वो मेटल का भी बना रहा है उसका अलग है, थर्ड वो एक कोई और बिजनेस भी शुरू करना चाहता है, किसी और चीज़ का प्रोडक्शन भी करना चाहता है, तो उन जो पिछले दोनों डिपार्टमेंट है, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है जो पहले से चल रहे हैं, बिना उनको डिस्टर्ब किए इस थर्ड डिवीज़न को भी ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, conflicts, it may cause conflicts among different divisions on allocation of resources। अब रिसोर्सेज के बंटवारे को लेके इन अलग अलग डिविजन्स में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, मनमुटाव हो सकते हैं आपस में। सेकंड इज डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, एंटायर सेट ऑफ फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डिविजन्स। अब हर डिवीजन के लिए फंक्शंस का पूरा सेट रिक्वायर होता है। इट गिव्स राइज टू डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स अमंग डिवीजन एंड इंक्रीजेस कॉस्ट। तो इस तरह से क्या है कि डुप्लीसिटी हो सकती है, यानी कि कोई भी बीच में छल कपट का काम भी कर सकता है और जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सेल्फिश एटीट्यूड, एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस एंड समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन। कई बार दूसरे डिवीजन की कॉस्ट पे हर डिवीजन जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर शो करना चाहता है। दिस शोज देयर सेल्फिशनेस, इससे उनकी सेल्फिशनेस शो होती है। तो इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम यहीं तक करेंगे।